शीर्षक पहाड़ी कस्बा और बंद घड़ियाँ। मानक नगर एक ऐसा कस्बा था जहाँ वक्त भी आकर थोड़ी देर सुस्ताने लगता था। चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरी ये छोटी सी बस्ती बादलों की ओट में बसी थी। यहाँ सुबह पक्षियों की चहचहाट से पहले कर्नल साहब की छड़ी की ठक ठक और दूध वाले मंगू की साइकिल की घंटी से होती थी। इस कस्बे के पुराने बाजार के कोने में लकड़ी की एक छोटी सी दुकान थी, जिसके बाहर पीतल की एक धुंधली सी तख्ती लटकी थी। सतीश की समयशाला। सतीश बाबू की उम्र लगभग 60 के पार थी। पतली काया, आंखों पर लटका गोल चश्मा और हाथ हमेशा चिमटी, लेंस और छोटी छोटी चरखियों से उलझे रहते। लोग उन्हें घड़ी सास कहते थे, लेकिन सतीश बाबू मुस्कुराकर कहते, मैं घड़ियाँ नहीं बनाता, मैं तो बस भटके हुए पलों को उनकी सही पटरी पर लौटाता हूँ। सतीश बाबू की दुकान किसी जादुई गुफा से कम नहीं थी। दीवारों पर सैकड़ों घड़ियाँ टिकी थीं। दीवार घड़ियाँ, कोयल वाली कुक कुक क्लॉक, पेंडुलम वाली भारी घड़ियाँ और छोटी पॉकेट घड़ियाँ। जब हर घंटे सारी घड़ियाँ एक साथ अलग अलग आवाज़ों में बजतीं, टन टन, टिक टिक, कुक कुक, तो लगता जैसे पूरा कस्बा अपनी सांस रोककर वक्त का संगीत सुन रहा हो। सतीश बाबू अकेले रहते थे, ना कोई परिवार, ना कोई रिश्तेदार, पर उन्हें कभी अकेलापन नहीं सताता था। उनके पास उनकी घड़ियाँ थीं, उनकी पुरानी किताबों का ढेर था और थी चाय की एक पुरानी केतली जो दिन भर चूल्हे पर सुलगती रहती थी। एक दिन जब अक्टूबर की हल्की ठंड ने हवा में अपनी सिहरन घोल दी थी, दुकान की लकड़ी की चौखट पर एक साया उभरा। दरवाजे की घंटी बजी, टिन टिन। सतीश बाबू ने लेंस से आँख हटाई और चश्मे के ऊपर से देखा। सामने लगभग 25-26 साल का एक युवक खड़ा था। उसके कंधे पर एक भारी बैग था, चेहरे पर गहरी थकान और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। नमस्ते सतीश चाचा, युवक ने धीमी आवाज़ में कहा। सतीश बाबू ने उसे ध्यान से देखा। अरे समर, तुम? कितने साल हो गए बेटा? शायद 10 साल। समर कस्बे के पुराने स्कूल मास्टर जी का पोता था। बचपन में वो अक्सर यहाँ आया करता था और टूटी हुई घड़ियों के पुर्जों से खेलता था, लेकिन मास्टर जी के गुजरने के बाद वो शहर चला गया था। हाँ चाचा, 10 साल, समर ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा और सामने पड़ी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। चेहरा उतरा हुआ था। क्या बात है, शहर की भागदौड़ ने थका दिया या रास्ता भूल गए? सतीश बाबू ने चाय का एक प्याला उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। समर ने अपनी जेब से एक पुरानी भारी पीतल की जेब घड़ी, पॉकेट वॉच निकाली और मेज़ पर रख दी। घड़ी का शीशा चटका हुआ था और उसकी सुइयाँ 3:17 पर थमी हुई थीं। चाचा, मैं कुछ ठीक कराने नहीं आया। शायद ये घड़ी ठीक हो जाए तो मेरी ज़िंदगी भी ठीक हो जाए। समर की आवाज़ भारी थी। सतीश बाबू ने उस पॉकेट वॉच को उठाया। उसके ढक्कन पर बारीक नक्काशी थी और पीछे एक तारीख खुदी थी, 14 अगस्त 1972। ये घड़ी मास्टर जी की थी। ये घड़ी कब रुकी समर? सतीश बाबू ने पूछा। 5 साल पहले, जिस दिन दादाजी गुजरे थे। ठीक 3:17 पर उन्होंने आखिरी सांस ली थी। उसी वक्त ये घड़ी भी रुक गई। मैंने शहर के दर्जनों घड़ी साजों को दिखाया, पर किसी ने कहा कि इसका मुख्य स्प्रिंग टूट गया है, तो किसी ने कहा कि इसके पुर्जे अब नहीं मिलते। सब ने कहा इसे फेंक दो या शोपीस बना लो। समर ने सिर झुका लिया। लेकिन चाचा, बात सिर्फ इस घड़ी की नहीं है। मुझे लगता है उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी की सुई भी उसी 3:17 पर अटक गई है। मैं शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, पर अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैं कोई रोबोट हूँ। ना कोई खुशी, ना कोई मकसद, हर दिन वही बेमतलब की दौड़। मुझे लगता है कि अगर ये घड़ी चल पड़ी तो शायद मेरे अंदर का कुछ रुका हुआ हिस्सा भी फिर से धड़कने लगेगा। सतीश बाबू ने घड़ी को कान के पास लगाया, फिर चिमटी से उसका पिछला ढक्कन खोला। अंदर कई छोटे छोटे सुनहरे और रुपहले चक्र थे जो धूल और जंग की परत के नीचे चुपचाप सोए हुए थे। सतीश बाबू ने समर को देखा और बहुत शांत स्वर में बोले, घड़ी के पुर्जे सिर्फ लोहे और पीतल के नहीं होते समर। कुछ घड़ियाँ यादों से चलती हैं। अगर इसे चलाना है तो तुम्हें यहाँ कुछ दिन रुकना होगा
और सिर्फ रुकना नहीं, मेरे काम में मदद करनी होगी। कैसा काम चाचा? समर ने अचरज से पूछा। कस्बे के कुछ लोगों की घड़ियां बंद पड़ी हैं। उन्हें समय की नहीं, अपने रुके हुए पलों को फिर से देखने की ज़रूरत है। तुम मेरे साथ उन घरों में चलोगे। जब हम उनकी घड़ियां ठीक कर लेंगे तब तुम्हारी इस घड़ी का नंबर आएगा। समर सोच में पड़ गया। उसके पास शहर की नौकरी से ली गई सिर्फ 7 दिनों की छुट्टी थी, लेकिन इस कस्बे की शांत हवा और सतीश बाबू की आंखों के विश्वास ने उसे रोक लिया। ठीक है चाचा, मैं तैयार हूँ। अगली सुबह जब पहाड़ों पर सुनहरी धूप उतर रही थी, सतीश बाबू ने अपना भूरे रंग का चमड़े का औजार बैग उठाया और समर को साथ लेकर बाजार के ऊपरी हिस्से की ओर चल पड़े। वो एक छोटे से पत्थर के मकान के सामने रुके। आंगन में चमेली की बेल लहलहा रही थी। ये ताराबाई का घर है, सतीश बाबू ने बताया। 50 साल पहले वो इस पूरे इलाके की मशहूर सितार वादक हुआ करती थी। अंदर एक बुजुर्ग महिला खिड़की के पास बैठी धूप सेक रही थी। चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, पर आंखों में एक पुरानी चमक बाकी थी। सतीश भाई, आ गए आप? तारा दादी ने मुस्कुराकर स्वागत किया। हाँ तारा, और देखो आज मेरे साथ कौन है? मास्टर जी का पोता समर। दादी ने समर के सिर पर हाथ फेरा। फिर उन्होंने दीवार की तरफ इशारा किया, जहाँ एक सुंदर नक्काशीदार पेंडुलम वाली दीवार घड़ी लटकी थी। घड़ी का पेंडुलम सालों से एक तरफ झुका हुआ शांत खड़ा था। जब से मेरे पति गुजरे और मेरी उंगलियों में गठिया का दर्द बढ़ा, मैंने सितार छूना छोड़ दिया। उसी दिन ये घड़ी भी चुप हो गई। जब घर में कोई धुन ही नहीं बची तो ये टिक टिक भी शोर लगने लगी थी। तारा दादी ने उदास मन से कहा। सतीश बाबू ने समर को इशारा किया। समर, ज़रा सीढ़ी पकड़ना। सतीश बाबू ने घड़ी खोली। उसके अंदर मकड़ी के जाले थे और एक छोटा सा तार अटका हुआ था। उन्होंने समर से कहा, समर, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उस छोटे वाले पेंच को धीरे से बाईं ओर घुमाओ। ज़्यादा जोर मत लगाना, वक्त बहुत नाजुक चीज़ है। समर ने धड़कते दिल से पेंच घुमाया। सतीश बाबू ने तेल की एक बूंद गियर पर डाली और पेंडुलम को हल्के से हिलाया। टिक टॉक, एक धीमी लयबद्ध आवाज़ कमरे में गूंज उठी। ठीक उसी पल घड़ी के ऊपर लगा छोटा सा तंत्र सक्रिय हुआ और उसमें से एक मीठी संगीत जैसी घंटी बजी। तिन तिन तिन। तारा दादी की आंखें भर आईं। वो उठ खड़ी हुई। उन्होंने कोने में रखे पुराने कपड़े में लिपटे सितार को देखा। ये आवाज़, ये तो भैरवी के सुर जैसी है। तारा दादी बुदबुदाईं। उन्होंने कांपते हाथों से सितार का पर्दा हटाया और एक तार को छेड़ा। कई सालों बाद उस कमरे में सितार और घड़ी की सुइयों का एक अनोखा जुगलबंदी संगीत तैरने लगा। वापस लौटते हुए समर चुप था। उसने महसूस किया कि घड़ी सिर्फ एक यंत्र नहीं थी, वो तारा दादी के अंदर सोई हुई जिंदगी की चाबी थी। तीसरे दिन सतीश बाबू समर को लेकर डाकघर के पुराने क्वार्टर की तरफ गए। वहाँ मोहन चाचा रहते थे, जो पिछले साल ही डाकिया के पद से रिटायर हुए थे। मोहन चाचा अपने बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। उनकी कलाई पर एक चौकोर डायल वाली पुरानी घड़ी बंधी थी, जिसकी सुई 12 पर आकर अटक गई थी। अरे सतीश भाई, आइए, आज कैसे याद किया? बस तुम्हारी उस कलाई घड़ी का हालचाल लेने आया हूँ मोहन। कब से 12 बजाकर बैठे हो? सतीश बाबू हंसे। मोहन चाचा ने अपनी कलाई को देखा और एक गहरी सांस ली। सतीश भाई, 40 साल तक मैंने इस कस्बे में लोगों की चिट्ठियाँ बांटी। किसी की नौकरी का पत्र, किसी के प्यार का इजहार, किसी की शादी का न्योता, तो किसी की बिछड़ने का पैगाम। मैं सबकी खुशियाँ और गम समय पर पहुँचाता रहा। लेकिन 35 साल पहले मैंने एक चिट्ठी अपने पास ही छुपा ली थी। समर चौंक कर देखने लगा। किसकी चिट्ठी थी वो मोहन? सतीश बाबू ने धीरे से पूछा। मेरी अपनी। मोहन चाचा की आंखें नम हो गईं। मेरी माँ चाहती थी कि मैं लखनऊ जाकर संगीत की शिक्षा लूँ। मुझे बड़े कॉलेज से दाखिले का बुलावा आया था, पर मेरे पिता बीमार थे और घर की हालत तंग थी। मैंने वो ख़त कभी खोला ही नहीं।
संदूक में बंद कर दिया और डाकिए की नौकरी पकड़ ली। जिस दिन वो दाखिले की आखिरी तारीख थी, उस दोपहर के ठीक 12 बजे मैंने ये घड़ी ख़रीदी थी ताकि अपनी ड्यूटी पर कभी लेट ना हूँ। पर तब से आज तक मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सपने को वहीं छोड़ दिया। जब रिटायर हुआ तो ये घड़ी भी 12 पर आकर बंद हो गई। सतीश बाबू ने मोहन चाचा का हाथ पकड़ा और घड़ी खोलकर समर को दी। समर, देखो इसके अंदर क्या अटका है। समर ने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। घड़ी के पिछले चक्र में कपड़े का एक बेहद बारीक रेशा फंसा हुआ था। समर ने चिमटी से उस रेशे को बहुत सावधानी से निकाला। सतीश बाबू ने मोहन चाचा से कहा, मोहन, तुमने 40 साल दूसरों को उनके अपनों से जोड़ा। अगर तुम संगीतकार बनते तो शायद कुछ लोगों को सुर सुनाते, पर डाकिए बनकर तुमने सैकड़ों परिवारों को बिखरने से बचाया। तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हुआ, वो तो दूसरों के चेहरों की मुस्कान में बदल गया। घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई। सुई 12 से आगे बढ़कर 1, 2, 3 की तरफ बढ़ने लगी। मोहन चाचा ने अपनी कलाई को देखा, फिर खिड़की से बाहर आसमान की ओर। उनके चेहरे पर बरसों से जमा अपराध बोध की धूल जैसे एक पल में धुल गई थी। 5वां दिन था। शाम को तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो चीड़ के पत्तों से टकराती बूंदों की आवाज़ किसी प्राचीन संगीत की तरह लगती है। दुकान के अंदर लालटेन की पीली रोशनी में सतीश बाबू और समर बैठे थे। बाहर तेज़ हवा चल रही थी। समर ने देखा कि दुकान के सबसे अंधेरे कोने में एक बहुत बड़ी शीशम की लकड़ी की दादाजी जैसी घड़ी ग्रैंडफादर क्लॉक रखी थी। उस पर एक काला पर्दा ढका हुआ था। समर ने 5 दिनों में कभी सतीश बाबू को उस घड़ी के पास जाते नहीं देखा था। चाचा, वो कौन सी घड़ी है? आपने उसे पर्दे से क्यों ढक रखा है? समर ने उत्सुकता से पूछा। सतीश बाबू के हाथ में पकड़ी चिमटी पल भर के लिए रुक गई। उन्होंने चश्मा उतारा और खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देखने लगे। वो मेरी अपनी घड़ी है समर, जिसे मैं कभी ठीक नहीं कर पाया। आप तो दुनिया की हर घड़ी ठीक कर सकते हैं। सतीश बाबू हल्के से हंसे, पर उस हंसी में गहरा दर्द छुपा था। इंसान दूसरों के घाव तो आसानी से सिल देता है समर, पर जब सुई अपने ही सीने में चुभती है तो हाथ कांपने लगते हैं। सतीश बाबू उठे और उस कोने में जाकर उन्होंने धीरे से वो काला पर्दा हटा दिया। शीशे के अंदर एक बेहद खूबसूरत सुनहरी पेंडुलम वाली घड़ी थी। उसके डायल पर 2 नाम खुदे थे, सतीश और आभा। आभा मेरी मंगेतर थी, सतीश बाबू ने धीमी आवाज़ में बताना शुरू किया। हम दोनों इसी कस्बे में बड़े हुए थे। ये घड़ी हमने मिलकर बनाई थी। हम दोनों का सपना था कि कस्बे के बीचों बीच एक बड़ा क्लॉक टावर बनाएंगे ताकि पूरे शहर को एक साथ सही वक्त दिखे। पर शादी से सिर्फ 1 हफ्ते पहले वो एक सड़क हादसे में चली गई। उस दिन ये घड़ी शाम के 7 बजे रुक गई थी। उसके बाद से मैंने इसे कभी हाथ नहीं लगाया। मुझे डर लगता था कि अगर ये घड़ी दोबारा चलने लगी तो आभा की वो आखिरी शाम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। समर उठकर सतीश बाबू के पास गया। उसने देखा कि सतीश बाबू की आंखों में वही दर्द था जो उसके अपने दिल में अपने दादाजी के जाने के बाद से था। बीते हुए कल को कसकर पकड़े रहने का दर्द। समर ने धीरे से कहा, चाचा, आपने ही तो कहा था कि वक्त को रोका नहीं जा सकता। अगर हम वक्त को रोक कर बैठ जाएं तो हम उन लोगों का अपमान करते हैं जो हमारे हिस्से का वक्त हमें देकर गए हैं। सतीश बाबू ने चौंक कर समर को देखा। जो सबक वो दुनिया को सिखाते आए थे, आज वही सबक ये नौजवान उन्हें लौटा रहा था। सतीश बाबू की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने समर के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम ठीक कहते हो बच्चे। आज 40 साल बाद इस घड़ी को अपनी दूसरी सांस मिलनी चाहिए। दोनों ने मिलकर उस विशाल घड़ी को खोला। समर ने गियर साफ किए, सतीश बाबू ने पेंडुलम का संतुलन ठीक किया, और जब ठीक रात के 8 बजे उस ग्रैंडफादर क्लॉक का भारी घंटा बजा, डॉन डॉन डॉन, तो लगा जैसे उस छोटी सी दुकान की दीवारों से 40 साल पुराना सन्नाटा टूटकर बिखर गया हो। सतीश बाबू के चेहरे पर एक ऐसी शांति तैर गई मानो उन्होंने अंततः अपनी आभा को
अलविदा कहकर अपनी यादों में हमेशा के लिए ज़िंदा कर लिया हो। अब समर की छुट्टी का आखिरी दिन था। सुबह की पहली किरण के साथ समर दुकान पर पहुंचा। आज उसकी पॉकेट वॉच की बारी थी। सतीश बाबू ने मेज़ पर सफ़ेद मलमल का कपड़ा बिछाया। मास्टर जी की पीतल की जेब घड़ी को बीच में रखा। समर, अब बताओ, जब तुम्हारे दादाजी गुजरे तो उन्होंने आखिरी बार तुमसे क्या कहा था? सतीश बाबू ने पूछा। समर ने अपनी आंखें मूंद लीं। 5 साल पुरानी वो दोपहर उसकी आंखों के सामने घूम गई। अस्पताल का वो सफ़ेद कमरा, मॉनिटर की आवाज़ और दादाजी का सूखा छुरियों वाला हाथ। उन्होंने कहा था। समर की आवाज़ लड़खड़ाई। उन्होंने कहा था, समर, ज़िंदगी कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुँचकर ठहर जाना हो। यूँ तो एक बहती हुई नदी है। जब मैं ना रहूँ तो मेरे जाने के गम में किनारे पर मत बैठ जाना। तुम बहते रहना, नई राहें तलाशना और कभी किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त जोड़ देना। और तुमने क्या किया समर? सतीश बाबू ने सवाल किया। मैं किनारे पर बैठ गया। समर रो पड़ा। मैं शहर गया, पर सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए। मैंने जीना छोड़ दिया। मैं हर रोज़ उसी 3:17 पर दादाजी के जाने का शौक़ मनाता रहा। सतीश बाबू ने घड़ी के मुख्य स्प्रिंग को उठाया। वो टूटा नहीं था, बस अत्यधिक तनाव के कारण अपनी धुरी से फिसल गया था। समर, अपने हाथों से इस स्प्रिंग को इसकी धुरी पर बैठाओ। समर ने चिमटी पकड़ी। उसके हाथ काँप रहे थे। उसने उस छोटे बारीक स्प्रिंग को धीरे से उठाया और केंद्र के चक्र में बिठा दिया। सतीश बाबू ने घड़ी की चाबी भरी। चर चर टिक। अचानक उस शांत कमरे में एक चमत्कार हुआ। टिक 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 टिक। घड़ी के सेकंड वाली पतली सुनहरी सुई ने 3:17 का घेरा तोड़ा और 18, 19, 20 की तरफ दौड़ने लगी। समर उस चलती हुई सुई को देखता रहा। उसके सीने में बरसों से जमा भारी पत्थर जैसे पिघल कर बह गया। उसे लगा जैसे दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, शाबाश समर, अब आगे बढ़ो। शाम को कस्बे के रेलवे स्टेशन पर धुंध छाने लगी थी। छोटी टॉय ट्रेन प्लेटफॉर्म पर सीटी बजा रही थी। समर अपना बैग कंधे पर लटकाए खड़ा था, पर आज उसके चेहरे पर वो थकान नहीं थी जो 7 दिन पहले थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, कदमों में एक नया ठहराव था और उसकी कलाई पर दादाजी की वही पीतल की जेब घड़ी बंधी थी जो हर पल उसे याद दिला रही थी कि वक्त रुकने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए है। सतीश बाबू उसे छोड़ने स्टेशन आए थे। उनके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी थी। ये तुम्हारे लिए है समर। सतीश बाबू ने डिब्बी उसकी तरफ बढ़ाई। समर ने डिब्बी खोली। अंदर घड़ी सास की एक छोटी सी चिमटी और एक आइलेंस रखा था। चाचा, ये? समर ने हैरानी से देखा। सतीश बाबू मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही आत्मीय चमक थी। तुम सिर्फ अपनी नौकरी करने शहर नहीं जा रहे समर, अब तुम भी एक समय साज हो। जब भी तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जिसकी ज़िंदगी किसी पुराने दर्द या पछतावे पर अटक गई हो, तो अपनी बातों से, अपने प्यार से उसकी ज़िंदगी की सुइयों को थोड़ा आगे बढ़ा देना। दुनिया को घड़ियों से ज़्यादा टूटे हुए पलों को जोड़ने वालों की ज़रूरत है। ट्रेन ने लंबी सीटी मारी। समर ने झुककर सतीश बाबू के पैर छुए और फिर उन्हें कसकर गले लगा लिया। ट्रेन धीरे धीरे झुक झुक करती हुई धुंध से ढके पहाड़ों के बीच आगे बढ़ने लगी। समर ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और तब तक हिलाता रहा जब तक कि सतीश बाबू का साया और वो छोटा सा पहाड़ी स्टेशन बादलों के पीछे ओझल नहीं हो गया। समर ने अपनी जेब से दादाजी की घड़ी निकाली। उसने उसका ढक्कन खोला। टिक 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 टिक। सुइयाँ पूरे वेग से चल रही थीं। समर ने गहरी सांस ली, खिड़की के बाहर फैले खुले नीले आसमान को देखा और मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी के अगले सफ़र की ओर बढ़ चला। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प
कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।